तो हेलो फ्रेंड्स, पहले कुछ क्लासेज में मूल अधिकार भाग 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो भाग 3 में मूल अधिकार जो 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक हम लोग देखे थे, जिसमें कि समानता का अधिकार था 14 से 18, उसके बाद स्वतंत्रता 22 तक था। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार था 23 और 24 में। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता था। शिक्षा एवं संस्कृति का था। उसके बाद संपत्ति का अधिकार था जो कि अभी समाप्त कर दिया गया है। उसका उपचार देखे थे हम लोग, जिसको मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल हम लोग देखे थे, जिसमें 5 प्रकार का रीट भी हम लोग पढ़े थे जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे और 33, 34, 35 ये सब हम लोग को सीमित करता है। वहाँ अधिकार नहीं देकर हम लोग का जो कहाँ तक सीमित है, कुछ विशेष जो गुप्तचर जो भी होते हैं संस्था, उनके लिए क्या प्रावधान है उन सभी को उसमें मेंशन किया गया है। और 35 आर्टिकल के बाद 36 से 51 तक यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी इसको शॉर्ट में हम लोग बोल देंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो स्टेट है, इस स्टेट का मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं हुआ। जो बताए थे हम पहले कि स्टेट का मतलब है जैसे कि बीपीएससी, सीबीएसई, जो अपने आप में डीजीएमसी, उस सब अपने आप में उसका एक कानून होता है। सीबीआई का एक कानून है। हर चीज़ का एक देश में पूरा जो है कानून बहुत सारा है, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। नहीं तो ऐसे हर चीज़ का अपना कानून है और वो लोग स्वतंत्र है जब तक कि इसको ओवर रूल नहीं कर सकता है। नहीं तो हर चीज़ का एक अपना कानून है। तो आज हम लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम हमारा जो भी देश का बजट था वो काफ़ी नहीं था, बहुत कम था। सो बहुत ऐसा चीज़ था कि उस समय नहीं दिया जा सकता था जनता को। तो उस चीज़ को नीति निर्देशक तत्व में ऐड किया गया। तो जैसे कि यहाँ पे है, देखेंगे कि निःशुल्क विधि सहायता की चर्चा यहाँ पे है। उसके बाद है पंचायत का चर्चा है इसमें। उसके बाद पोषण का चर्चा है कि हमारा जो पोषण है मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद पशु के लिए कुछ है। तो हर चीज़ का है। और नीति निर्देशक तत्व में जोड़ने का मतलब है कि ये इन्फोर्स लागू नहीं होता कि हाँ ये सरकार को करना ही, ये सरकार के ऊपर है। सरकार चाहेगी तो करेगी, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले तो डीपीएसपी जो लाया गया है आयरलैंड के संविधान से लाया गया है और आयरलैंड स्पेन से लाया था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरलैंड के संविधान से लाया गया है और इसको हम लोग देखेंगे 36 से लेके 51 तक जो कि नीति निर्देशक तत्व है। तो 12 में जो है परिभाषा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा अधिकार नहीं है कि ये हमें मिले ही, लेकिन सरकार के ऊपर है कि ये अगर चाहेगी तो, अगर सरकार का जैसे जैसे बजट बड़ा होता है वैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन वगैरह सब जो भी मिलता है वो सभी नीति निर्देशक तत्व में है लिखा गया है। लेकिन इसमें देखेंगे, इसीलिए इसको कहा गया है, केटी शाह जो बहुत बड़े एक अर्थशास्त्र थे, तो उन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसको बैंक अपने मन से भुगतान करती है। ये ऐसा चेक इसको बताया है केटी शाह ने कि बैंक एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपने मन से भुगतान करती है। यहाँ पे कस्टमर जो भी बैंक के होते हैं उनके अनुसार नहीं करके यहाँ पे कहा गया है कि सरकार
के मन के ऊपर है। वो खुद बैंक है और जिस हम लोग उसके कस्टमर है तो वो जितना चाहे वो भुगतान करेंगे। तो ये केटी शाह के द्वारा कहा गया है। इसीलिए कहा गया क्योंकि ये इन्फोर्स नहीं है सरकार को के ऊपर कि ये लागू करना ही है। तो इस प्रकार सबसे पहले परिभाषा तो है 36 में इसका परिभाषा दिया गया है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। उसके बाद 36 के बाद 37 में न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्स नहीं है। इसका चर्चा 37 में है कि हाँ हमें पोषण मिलना चाहिए। तो पोषण मिलना चाहिए तो इस चीज के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो इस सब चीजों के लिए हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते। अगर न्यायालय चले भी गए तो वहाँ इन्फोर्स नहीं कर सकता न्यायालय सरकार को कि हाँ आपको ये सुविधा देना ही है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सरकार के ऊपर ही है और ये न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं है, इसको परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है दबाव से। तो इसीलिए 37 में इसका चर्चा किया गया है संविधान में कि नीति निर्देशक तत्व जो है इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ये सरकार के ऊपर है। और इस प्रकार 38 में है कि नीति निर्देशक तत्व जो है लोक कल्याण के लिए लाया गया है कि सभी का विकास हो, आर्थिक और जो भी आर्थिक और सामाजिक मानसिक के बराबरी देने का बात है। तो इसमें किया गया है कि हम लोगों को आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी सभी को बराबर किया जाए। तो इसीलिए नीति निर्देशक तत्व में कुछ जुड़े हैं आर्टिकल, उसको हम लोग देखेंगे कि 39 में तो है इसका समान कार्य के लिए समान वेतन है, जिसमें कहा गया है कि मेल और फीमेल जो भी है वो समान कार्य के लिए वो दोनों के लिए समान वेतन। अगर मेल कोई काम कर रहा है और फीमेल कोई काम कर रहा है तो दोनों आदमी को एक ही वेतन मिलेगा। ये चर्चा नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। और सरकारी जो भी होते हैं विभाग उनमें ज़्यादातर ये अप्लाई भी है। तो यहीं पे एक मामला था, जो टीचर जो चुने गए थे, जो कुछ उनको अगर ऐसे बोलेंगे कि अगर उनको एडहॉक किया गया था कि हाँ 15,000 के महीना पर आपको काम करना है, तो कुछ शिक्षक का चयन हुआ था जिस टाइम में, तो वो लोग अपना मामला लेकर गए कि हम लोग का समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, 37 में कहा गया है आर्टिकल में। तो उसमें हम लोग देखे थे कि न्यायालय द्वारा तो परिवर्तनीय है नहीं, फिर भी अगर कोर्ट में गया तो वहाँ पे कहा गया कि जो भी है कि हम लोग का समान कार्य है, वो लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं। तो इस मामला को कोर्ट ने खारिज किया कि जब सरकार के पास गया तो वो सरकार बताई कि हम लोग पहले ही साइन करा चुके हैं कि हम लोग इतना ही दे सकेंगे और अगर करना है तो करिए। तो इस प्रकार उसको रद्द कर दिया गया। तो वहाँ पे फिर जो टीचर के जो भी एडवोकेट थे वो लोग बोले कि सर एक बार रिक्वेस्ट करके देखिए कि सरकार अगर मान जाए कि हाँ, लेकिन सरकार बोली कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो मामला रद्द कर दिया गया और उसको इन्फोर्स नहीं किया गया कि हाँ समान हो। वो मेल फीमेल के लिए यहाँ पे चर्चा है 39 में जो भी है वो मेल और फीमेल के लिए समानता है। और हर विभाग में देखेंगे अगर कोई महिला काम कर रही है सिपाही में और मेल है तो वो दोनों का सेम ही मिलता है। तो सरकारी में ये ज़्यादातर फॉलो होता है, मेल और फीमेल में ये कहा गया है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का बात कर रहा है, मेल और फीमेल का। फिर बात करेंगे कि निःशुल्क विधि सहायता 39 के क में 39 के क में जो है निःशुल्क विधि सहायता है। कानूनी सहायता जो है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको फ्री में वकील रखने का सुविधा सब निःशुल्क विधि सहायता इसमें कहा गया है कि दिया गया है। ऐसा नहीं है कि दिया ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे चर्चा है कि अगर होगा तो मिल जाएगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे इन्फोर्स नहीं है। सो
यहाँ पे अगर होगा तो आपको वकील का भी सहायता 39 के क के तहत निःशुल्क विधि सहायता मिल जाएगा। 40 में है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत शुरू में जब अंबेडकर जी और गांधी जी में ग्राम पंचायत के लिए विवाद था, तो उस टाइम में इसे नीति निर्देशक तत्व में राजेंद्र प्रसाद जी ने रखवा दिया कि जिस राज्य का मन हो वो अपनाएगी, नहीं तो जिसका मन नहीं हो वो नहीं अपनाएगी। तो शुरू में हम लोग देखे थे कि गांधी जी का कहना था, अंबेडकर जी का कहना था कि इससे बहुत ज़्यादा घोटाला हो जाएगा और नीचे तबके ज़्यादा लोगों में पैसा बढ़ जाएगा और हर जगह करप्शन बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में देखा गया कि जो गांव स्तर के लोग हैं वो अपनी बात बड़े स्तर के एमएलए एमपी के पास नहीं रख सकते हैं। तो और भारत एक विशाल देश था जिसमें कि गांव रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार देखे कि जब 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान के नागौर में जब इसको लागू किया गया, तो नागौर में देखा गया कि काफ़ी अच्छा विकास हुआ और नीचे तबके के जो भी लोग हैं उनका भी विकास होने लगा और उनकी बातें भी ऊपर तक आने लगी। तो इस प्रकार फिर बाद में इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया और फिर 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। 73 द्वारा तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था 300 के कम में। तो इस प्रकार इसको 243 के क से लेके अ तक इसको ऐड किया गया। जो भी पंचायत है इसको बाद में 86वां संशोधन द्वारा 243 आर्टिकल में इसको जोड़ा गया क से लेके अ तक। तो इस प्रकार देखेंगे कि शुरू में पंचायत जो कि अंबेडकर जी और गांधी जी का विवाद था इसलिए इसको इसमें डाला गया, लेकिन 86वां संशोधन द्वारा इसको बाद में इसको ऐड कर दिया गया 243 के। और पंचायत एक भाग है, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे त्रिस्तरीय भी पंचायत है। बलवंत राय फिर अशोक मेहता का समिति बना, तो वो पंचायत भाग एक है, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसको ग्राम पंचायत जो है ये 40 अनुच्छेद में है नीति निर्देशक तत्व में, और यहाँ से हटाया तो जा नहीं सकता है कोई भी आर्टिकल को, इसलिए इसको संशोधन करके वहाँ भी जोड़ा गया है। और अभी हर जगह शहर में नगर पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत, हर जगह पंचायती व्यवस्था किया गया और जिससे कि डिसेंट्रलाइज किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण किया गया, जिससे कि अच्छे से अभी छोटे से छोटे गांव तक विकास का कार्य पहुंच रहा है। तो इस प्रकार हम लोग ग्राम पंचायत पर लिए। और 41 में कुछ दशाएं में जो कि सहायता की बात कर रहा है, कुछ दशा में जैसे कि आप देखेंगे कि कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो उन लोगों के लिए चाहे वो विकलांग SC ST में हो या फिर जनरल में हो, वो ज़्यादातर एक ही बोले तो वो लोग को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इसलिए उनके लिए यहाँ पे ऐड किया गया कि उन लोगों के लिए भी कुछ दशा जो भी है उन लोगों को भी इसमें सहायता मिलना चाहिए। तो इसको शुरू में तो नीति निर्देशक तत्व में डाला गया और उन लोगों के लिए जो भी पेंशन वगैरह है अभी जाके जो हर सरकार खुद देती है, तो शुरू में सरकार के पास तो पैसा थी नहीं, तो इस कारण अब धीरे धीरे उन लोगों को भी काफ़ी मदद मिल रहा है। तो कुछ दशा में सहायता की बात आर्टिकल 41 में किया गया है, लेकिन अगर 42 में बात करें तो मनोचित दशा की बात कर रहा है। मनोचित दशा कि जैसे कि अगर कोई भी संस्था है, कंपनी है, अगर चल रही है तो उसमें जो भी है वहाँ पे स्टाफ है उनका ख्याल रखा जाए कि उनका भी अगर किसी को कोई
जॉन्डिस हो गया है, अगर तो उनको थोड़ा हार्ड काम तो नहीं बंद करा सकते, हार्ड काम नहीं दे सकते हैं कि थोड़ा इनको आसान काम कर दिया जाए कि ये सरवाइव कर ले। या फिर प्रेग्नेंट जो भी वोमेन रहती है उनके लिए कहा गया कि इनके जन्म देने से जब तक डिलीवरी से 3 महीने पहले तक और डिलीवरी के 3 महीने बाद तक इनको छुट्टी देने का बात कहा गया और पैसा भी काटने का बात नहीं किया गया। तो ये सरकारी संस्था में देखा भी जाता है, प्राइवेट में ज़्यादा तो ये नहीं देखने को मिलता, लेकिन सरकारी जो भी संस्था है वहाँ पे वो लोग बेनिफिट उनको मिलता है। और लेकिन ये है कि 2 बच्चे तक ही है कि आपका 2 बच्चे तक ही ये बेनिफिट मिलेगा कि 3 महीना पहले तक और 3 महीना बाद तक आपको छुट्टी दिया जाता है और आपका पैसा भी नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पे हम मनोचित दशा में या फिर प्रसूति जो भी दशा है उस कंडीशन में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार 42 हम लोग पढ़ चुके और 43 में अगर देखेंगे तो न्याय संगत वेतन की बात कर रहा है। यहाँ पर निर्वाह योग, जिससे कि आदमी अपना खुद का निर्वाह कर ले, तो ये चर्चा चल रहा है 43 में। न्याय संगत वेतन और निर्वाह योग कि किसी को दिन भर काम कराए और 10 रुपया 50 रुपया दे दिए, जिससे कि उसका पेट भी नहीं भर पाएगा, पालन पोषण भी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार का रोक लगाया गया है कि नहीं, उसको न्याय संगत निर्वाह योग वेतन दिया जाए। तो इसका चर्चा 43 में है। और 43 का क जो है, 43 का क है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी की बात किया गया। जो अपर मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट दोनों का जो है भागीदारी से काम किया जाए, उसके लिए यहाँ पे बात किया गया कि नीचे तबके के भी जो लोग हैं उनको भी भागीदारी दिया जाए बड़े कामों में और उन सभी को साथ लेके चलने की बात कहा गया है। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की जो भी भागीदारी की बात है 43 में है। और 43 का ही ख में है सहकारिता है, कोऑपरेटिव का चर्चा किया गया है। और कोऑपरेटिव ज़्यादा तो नहीं, जैसे कि गांव में देखेंगे तो गांव में ये कोऑपरेटिव जो है कि जिसमें कि सरकार और जनता जो भी है वो दोनों के मदद से कार्य किया जाता है। कोऑपरेटिव में सहकारिता जिसको बोलते हैं। तो इसमें गांव में अगर देखेंगे तो बड़े स्तर तक जो भी किसान होते हैं तो उनका जो भी अनाज है या फिर सब्जी है तो उनके भंडारण के लिए यहाँ पे हो सकता है कि सरकार मदद करे और हर चौक चौराहा पे सरकार की मदद से एक बड़ा सा कूलर या फिर फ्रीजर लग जाए, जिससे कि गांव में जो भी किसान हैं उनकी फसल के जो भी साग सब्जी है वो खराब ना हो पाए। तो ये सभी जो सहकारिता में जुड़ सकता है और बहुत ऐसा योजना सहकारिता से चला भी आ रहा है। तो जिसमें कि गांव के लोगों का या फिर सरकार और लोगों की मदद से, दोनों की मदद से इसमें कार्य किया जाता है, जिसमें कि सहायता सरकार के ओर से भी दिया जाता है। तो इस प्रकार है सहकारिता की बात किया गया है 43 के ख में। और 44 में है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हर चीज का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आचार संहिता, इसका संहिता का मतलब है कोड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब है समान नागरिक संहिता कानून, जो भी नियम बना है वो सभी के लिए समान बना है। जैसे कि आचार संहिता जो है, आचार संहिता है उसका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसे काम कराएगी हर चीज़ का। तो इसमें भी कहा गया है कि समान नागरिक संहिता में कि हर, अभी जैसे कि हम लोग देखे तो मुस्लिम का जो तलाक का जो है और हिंदू में जो है तो वो दोनों अलग अलग है। अगर मुस्लिम पहले था अलग था, लेकिन इसको अभी
इसको चेंज कर दिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि शादी विवाह जो भी है या फिर तलाक या फिर वसीयत, शादी विवाह जो है, तलाक या फिर वसीयत, ये तीनों में हर धर्म के लिए एक कानून की बात कहा गया है कि शादी हो या फिर वसीयत का हो या फिर तलाक का हो, ये एक कानून रहेगा सभी के लिए। तो इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड में चर्चा किया गया है, आर्टिकल 44 में इसका चर्चा किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 तक देख लिए। सबसे पहले तो नीति निर्देशक तत्व जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, जो है आयरलैंड के संविधान से लाया गया। और इसको जो है केटी शाह ने कहे कि ऐसा चेक है जिसको बैंक अपने मन से भुगतान देती है, केटी शाह ने कहा। और फिर देखेंगे कि ये 36 से लेके 51 तक है, जिसमें कि 36 में परिभाषा है और 37 में है कि न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है कि इसको लागू करना ही है। उसके बाद देखेंगे 38 है, लोक कल्याण की बात कह रहा है। उसके बाद है 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के क में है निःशुल्क विधि सहायता। 40 में है ग्राम पंचायत की चर्चा है। 41 में है कुछ दशाओं में सहायता की बात कहा गया है। 42 की बात करें तो मनोचित दशा या फिर प्रसूति जो भी होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे मनोचित दशा के लिए चर्चा किया गया है 42 में। 43 में वही बात किया गया है कि न्याय संगत वेतन की बात किया गया है। और 43 का क और ख जो है, ख में है अभी पढ़े है कोऑपरेटिव, जिसमें कि सहकारिता के द्वारा काम किया जाता है। और 43 का क जो है उद्योग प्रबंधन की बात कर रहा है, जहाँ की बड़े मैनेजमेंट और छोटे मैनेजमेंट के लोग हैं, वहाँ पे कामगारों की भागीदारी का बात किया गया है। उद्योग में जो है कामगारों की भागीदारी। और 44 में देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, जिसमें कि शादी के बारे में या फिर तलाक के बारे में या फिर वसीयत के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। और तीनों के लिए, हर किसी के लिए सेम कानून बनाने की बात कहा गया। तो इस प्रकार हम लोग नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 44 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो थैंक यू।